में गाँवों में 2025 तक पानी पहुंचाए जाने की बात कही थी, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जो 1 रुपये पानी पहुंचेगा वो किस तरीके से पहुंचेगा। गांव में जो ग्राम प्रधान है उनके जो आजीविका है या उनके जो रूल्स हैं उन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इस योजना के तहत। क्या इसमें पूरा घोलमेल है, क्यों ग्राम प्रधानों के जरिए पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी चीज को समझेंगे, इसी चीज पर बात करेंगे। बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड ग्राम जो संगठन है जो इनका विरोध कर रहे हैं, उनके सलाहकार दोहा जी। सर आपका स्वागत है समय साक्ष्य में। पहले तो धन्यवाद सर। आपसे ये चीज समझना चाहेंगे पहले कि जल जीवन मिशन जो भारत सरकार की तरफ से चल रही है ये क्या है, और इसका जो विरोध हो रहा है उत्तराखंड में अगर हम देखें तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। जो जल जीवन मिशन के तहत जो सरकार ने जो 1 रुपए में हर घर जो नल पहुंचाई की जाने जो बात कही है, क्यों इसका विरोध हो रहा है। अगर हम जल जीवन मिशन को देखें और इसके पहले इसको समझें कि इसमें क्या है, तो सरकार ने 1 साल पहले लगभग जल जीवन मिशन का शुरुआत देश स्तर पर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर घर में नल के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो, और पंचायतों को विशेष तौर पे जो ग्राम पंचायतें हैं उनको उनका स्वामित्व अपने पेयजल संसाधन पे हो, उसको लेकर के जल जीवन मिशन का घोषणा की गई केंद्र सरकार द्वारा। हमारे राज्य में भी बड़े पैमाने में इस योजना को संचालित होना है। लगभग हर गांव में कुछ न कुछ काम इसके अंतर्गत चलने चाहिए, और ये तो बहुत लंबा एक विषय है कि मैं बताऊँ कि प्रधान क्यों संघर्ष करते हैं इसमें। यहाँ पे सवाल जल जीवन मिशन का नहीं है, सवाल है पंचायतों के अस्तित्व का। एक और सरकार बार बार जोर देती है कि आत्मनिर्भर पंचायतें बनी। 74 जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को जो लाइन डिपार्टमेंट्स थे उसमें 29 लाइन डिपार्टमेंट देने की बात की थी। आज भी बात होती है कि ग्राम पंचायतें अपना नियोजन करें, अपनी योजनाएं स्वयं बनाएं, परंतु जल जीवन मिशन को लेकर के यहाँ पे एक विरोधाभास है। एक तरफ सरकार बोलती है कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो, दूसरी ओर विभागों के माध्यम से और ठेकेदारों को हायर करके इस योजना के निर्माण की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तराखंड खासतौर पे लीडर रहा है पेयजल योजनाओं को लेकर के, पूरे देश में ही नहीं विश्व में। 1996 में स्वजल कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 1996 में, उसमें यूपी के हम लोग और उत्तर प्रदेश के 3 कमिश्नरीज में ये प्रोग्राम चलता था, कुमाऊं, गढ़वाल और बुंदेलखंड। मुख्य रूप से उत्तराखंड में ही इस प्रोग्राम को संचालित किया गया था, और उसमें फेज 1 में 881 गाँवों में पंचायत के माध्यम से ये योजनाएं बनाई गई थी। 97 में योजनाएं बन गई थी पहले फेज की। आज भी अगर हम वर्तमान में देखें तो वो योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने गाँव में काम कर रही है। इसके बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि जब पेयजल जल जीवन मिशन की जब शुरुआत हो रही थी तो केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन जो स्वजल के डायरेक्टर थे परमेश्वर अय्यर, जो वर्तमान में भारत सरकार में पेयजल सचिव भी हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो मंजूर भी हो गया है। उनकी पहल पे जल जीवन मिशन की शुरुआत पूरे देश में की गई थी, और उन्होंने स्वजल मॉडल की बात की थी। इसमें पंचायतें एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में मुख्य हितधारक थी, परंतु यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। और जो मैं कह रहा था कि क्वालिटी, सरकार कहती है कि पंचायतें सक्षम नहीं है, परंतु ये हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं कि पंचायतें सक्षम हैं और वो बेहतर स्कीम बना सकते हैं विभाग से, और उनका स्वामित्व होता है। तो जो लंबे समय के लिए जो सस्टेनेबिलिटी वाला मामला है पेयजल को लेकर के, पंचायत ही सुनिश्चित कर सकती है, कोई विभाग नहीं कर सकता उसको सुनिश्चित सस्टेनेबिलिटी के काम के अंदर। यहाँ पे एक विरोधाभास ये भी है कि गांव को अपनी पेयजल योजनाओं का ऑपरेशन मेंटेनेंस में करना है, पूरा रखरखाव संचालन ग्राम पंचायत को करना है। ये तभी संभव है जब ग्राम पंचायतें अपनी स्कीम स्वयं उसका निर्माण करें। उनको पता है हमें क्या स्ट्रक्चर रहा है, उनको पता होना चाहिए कि स्कीम 2051 तक की पॉपुलेशन, डिजाइन पॉपुलेशन के ऊपर 2051 में जो हमारी जनसंख्या होनी है, आबादी होनी है, उसके अनुसार ये स्कीम होनी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नौकरशाहों की
ये मानसिकता है कि हमारी पंचायतें सक्षम नहीं है। किसने कहा पंचायतें सक्षम नहीं है? ये तो 96 में तब शायद उतना एजुकेशन नहीं था पंचायत प्रतिनिधियों का, उतना एक्सपोजर नहीं था, उतने तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे। परंतु जब वो उस समय स्कीम बना सकते तो आज स्कीम बनाने में उनको असक्षम क्यों कहा जा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न सरकार का या इस पार्टी का उस पार्टी का नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है पंचायत वर्सेस नौकरशाही। नौकरशाही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी पंचायत या हमारे पंचायत प्रतिनिधि अपने आप में सक्षम है और वो अपनी योजनाएं स्वयं निर्माण कर सकते हैं, और उसको मौका ही नहीं देंगे आप तो नहीं हो पाएगा। तो ये मुख्य रूप से विरोध के स्वर नौकरशाही के विरोध है। सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा आप ये मानते हैं या फिर जिस तरीके से ग्राम प्रधानों के, क्योंकि अगर सरकार पेयजल और या फिर जल संस्थान के माध्यम से वहाँ पर गांव में जो निर्माण करेगी, जो पानी का जो पाइपलाइन का, जिस तरह से कहीं ना कहीं उसमें गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसीलिए ग्राम प्रधानों के जरिए जो ये आंदोलन किया जा रहा है या जो मुहिम छेड़ी गई है कि गांव कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों के या हर गांव में ग्राम प्रधानों का हक छीना जा रहा है, इसलिए ये मुहिम छेड़ी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। यहाँ पे गुणवत्ता ही हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। स्कीम कोई भी बनाए, हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और गांव में खासतौर पर जो उत्तराखंड के जो रूरल एरिया हैं जहाँ पे ग्रेविटी स्कीम्स हैं और हमारी पेयजल की निर्भरता वहाँ पे घाट गदेरे और जो छोटे छोटे स्रोत हैं उनके ऊपर ज़्यादा है रूरल उत्तराखंड में। तो उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि जो स्कीम पेयजल स्कीम बने उसके गुणवत्ता के मानक क्या हो, चाहे वो जो मटेरियल उसमें पाइप और जो अन्य मटेरियल उसमें रखते हैं उसकी गुणवत्ता की बात हम करेंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स उसमें काम करेंगे उनकी बात करेंगे, वो कितने सक्षम हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पेयजल योजना जब बनती है तो उसको 2.5 से 3 फीट नीचे गहरा पाइप को जमीन के नीचे दबना चाहिए, और वो हो नहीं पाता है। अगर आप देखें और 2014-15 पिछले कुछ साल की बनी हुई स्कीम्स को आप गांव में जाके अवलोकन करें और देखेंगे तो ज़्यादातर स्कीम्स के जो पाइप है वो हवा में आपको नजर आएंगे। तो वो एक क्वालिटी का मुद्दा है। अगर हवा में पाइप रहेगा तो उसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होगी। तो ये कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम ये बातचीत कर रहे हैं। अभी आंदोलन नहीं है, ये मुद्दा 2 मुद्दे विशेष तौर पे हैं। एक तो ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता का मामला है, आत्मनिर्भरता का मामला है, दूसरा गुणवत्ता का मामला है। और आजकल खासतौर पे कोविड-19 जब से सभी लोग इससे परेशान हैं और यहाँ पे पलायन करके हमारे हजारों युवा जो हैं गाँव में आए हैं। एक और मुद्दा इसमें जुड़ जाता है, तीसरा मुद्दा है कि अगर ये लोग आएंगे तो कम से कम इनको 50 से लेकर 100 दिन का रोजगार प्रत्येक को जो गवर्नमेंट के शेड्यूल रेट है उनके हिसाब से रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो अगर हम ठेकेदारी के माध्यम से करते हैं तो ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे हम कि हमारे युवाओं को ही इस पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो ये 3 मुद्दे विशेष तौर पर जो पंचायत की स्वायत्तता का है, गुणवत्ता का जो आपने बात की है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और गुणवत्ता के लिए हम प्रत्येक पंचायत के लिए एक गाइडलाइंस हम बनाएंगे कि अगर पेयजल योजना कोई भी बनाए इसमें गुणवत्ता के मानक निर्धारित होने चाहिए, और उसका हम लार्ज स्केल पे पूरे हर पंचायत लेवल पे जाके इसके गुणवत्ता के मानकों का प्रचार प्रसार भी करेंगे। आप लोग सरकार के सामने आप लोगों ने अपना पक्ष रखा होगा, मुख्यमंत्री उनके सामने रखा होगा, क्या लगता है क्या आश्वासन मिला है? और दूसरी चीज़ की कहाँ पर कमी देखने को मिली, क्योंकि क्या मुख्यमंत्री जी को सही गाइडलाइंस नहीं दी जा रही ब्यूरोक्रेसी की तरफ से? क्योंकि इतनी बड़ी योजना और अगर उसमें अगर आप जो ग्राम प्रधान है जिनके स्वामित्व आप जिनके अधिकार आप उनसे छीन लेंगे तो कहाँ पर कमी मानते? क्या आप लोगों की तरफ से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया कि ये योजना है, इसमें ये कमी है, ये फॉल्ट है? देखिए, ये तो उत्तराखंड में एक बहुत ऐतिहासिक जो वर्तमान में चल रहा है आंदोलन प्रधानों का। मेरी नज़र में किसी एक मुद्दे पे कभी भी प्रदेश प्रधान संगठन इस रूप से मुखर होकर के कभी सामने नहीं आया। मैं भी काफ़ी पिछले 40 साल से विगत 40 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी प्रधानों को एक मुद्दे पे इतना मुखर होते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि हमारे जो मेरा पहले भी कंसर्न रहा है कि हमारे नौकरशाह ज़्यादा जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से
हमारी सरकार, वर्तमान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बात करते हैं कि ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, स्वायत्ता की बात करते हैं, परंतु जो जमीनी वास्तविकता है वो अधिकारियों द्वारा हमारे जो नेतृत्व है उसके साथ में पूर्ण रूप से उसको अच्छे तरीके से शेयर नहीं किया जाता, पारदर्शिता नहीं रखी जाती है और एक मानसिकता है ब्यूरोक्रेसी की, उसके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, आर्थिक स्वार्थ ज़्यादा है इसमें। क्योंकि सरकार, इंजीनियर्स जो टेक्नोक्रेट्स हमारे वो कभी नहीं चाहेंगे कि पंचायतों को ये स्कीम बनाने का अधिकार दिया जाए, उसके पीछे ये स्वार्थ है। और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व को भी इसमें सही जानकारी और स्वजल मॉडल की जानकारी विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि स्वजल मॉडल लगातार 3 साल तक 97, 98 और 99, 1997, 1998, 1999 में विश्व बैंक के सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम पे इसको चिन्हित किया गया था, एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में इसको बनाया गया था। उस समय सरकार ने 450 करोड़ रुपए इस मॉडल को स्थापित करने में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया था ये मॉडल, और इसी को जल जीवन मिशन में रेप्लिकेट होना था। इसको सुजल मॉडल पूरे देश में बोला जा रहा है, परंतु यहाँ पे स्थिति जो ग्राउंड लेवल की जो अभी तक देखने में आया है और जो विभाग इसमें सक्रिय हो रखे हैं और कोविड-19 का फायदा उठाया जा रहा है, मैं ये कहूँगा कोई इन लोगों को, सरकारी विभाग को देता है कि हम आनंद फानंद में टेंडर दे करके लोगों को हायर करके किस तरीके से काम को निपटा देते। इस जल्दबाजी में, इस हड़बड़ी में पाइप स्कीम, हमारी जो पेयजल स्कीम है उसका क्या गुणवत्ता होगी आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि इस हड़बड़ी में जब स्कीम बनाई जाएगी तो उसकी गुणवत्ता के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह होंगे। हम उसको लगातार उसके ऊपर नजर रखेंगे कोई भी स्कीम को। तो ये थे हमारे साथ लोहा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी तरफ से जो हर घर पानी पहुंचाए जाने की जो योजना है और जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है ग्राम प्रधानों के जरिए पूरे उत्तराखंड में, उसमें क्या क्या खामियां हैं, किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, साथ ही किस तरीके से जो ठेकेदारी प्रथा के जरिए जो अगर गांव में जो पानी की जो पहुंचाया जाएगा, जो हर घर नल पहुंचाया जाएगा, उसमें क्या क्या कमियां रह सकती, क्या विसंगतियां हो सकती हैं, कितना बड़ा उसमें पूरा घोलमेल है। इसलिए उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्राम प्रधानों को उनका अधिकार दिया जाए, उनके अधिकारों से उनको वंचित ना रखा जाए, नहीं तो आगे चल के ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। देहरादून से समय साक्षी के लिए अमित रतूड़ी।